बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का में आपका स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि हर रोज़ मैं आपकी मुलाकात किसी भी विधानसभा क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि से करवाता हूं, जो विधायक के लिए दावेदार है और अपनी मजबूती से दावेदारी पेश करता है। यहाँ आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो जनता तक नेताओं के दावों को पहुँचाने का है, जनता तक उनकी बातों को पहुंचाने का है और हाई कमान, जो उनकी पार्टी का हाई कमान है, उन तक उनके दावों की सार्थकता को पहुंचाने का है। आज हमारे बीच में नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली मौजूद हैं, जो कि लंबे अरसे से राजनीति में जुड़ी हुई हैं और अब उनकी हकदारी बनती है कि वो अब इस राजनीति के मुकाम पर पहुंचने के बाद अपनी दावेदारी विधायक होने के लिए करें। अजमेर दक्षिण क्योंकि आरक्षित क्षेत्र है और उस आरक्षित क्षेत्र की ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं हमारी द्रौपदी बहन। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और अपना दावा आप पेश करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने बारे में कुछ जानकारी दें कि आपका राजनीतिक सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, कहाँ से कैसे आप आगे आए। मेरा राजनीतिक सफ़र 1985 में मैं कॉलेज मतलब स्कूल लाइन में पढ़ती थी जी। उस समय से समाज सेवा का थोड़ा सा वो था कि समाज में कुछ लोगों के लिए सेवा करनी चाहिए थी। बिल्कुल। उसके बाद हम जब कॉलेज में गए 86 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया और उस समय कॉलेज में सीआर और ये बनाए जाते थे, तो मैं उस समय क्लास की सीआर बनी और उस समय से ही राजनीति का इस तरह से हमें भाई कि लोगों की सेवा करने का मौका होना चाहिए। और 1990 में मैं पहली बार पार्षद बनी। 89 में मैंने ग्रेजुएशन किया और 90 में मुझे ललित भाई साहब के द्वारा कांग्रेस में टिकट दिया गया। जब 25 साल बाद चुनाव हुए थे नगर परिषद के, उस समय 1990 में मुझे टिकट दिया और मैं भारी मतों से जीत कर आई, क्योंकि मैं छात्र राजनीति करती थी। हमने कॉलेज में अंबेडकर संघ भी बनाया था एक SC ST के बच्चों के लिए, इनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में, और उस समय मुझे पार्षद का चुनाव जीत कर आई 90 में। और उसके बाद में फिर आप उसके बाद कंटिन्यू में आज तक सक्रिय पार्टी से और जनता के बीच में लोगों से आज तक कंटिन्यू में बिल्कुल सक्रिय हूँ। उसके बाद मुझे संगठन में भी बहुत पदों पे काम करने का मौका मिला और संगठन में मैंने ईमानदारी से आज तक काम करती आ रही हूँ। कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ में मुझे महासचिव बनाया, मुझे DCC में भी काम करने का मौका मिला, मुझे PCC में भी काम करने का, अग्रिम संगठनों में भी काम करने का मौका मिला और आज मैं स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट सेवा दल की हूँ। और उसके बाद मुझे अभी पंचायती राज, राजीव गांधी पंचायती राज में भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। जनप्रतिनिधियों की एक संस्था वो बनाई है, उसमें मुझे अभी प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश प्रभारी बनाया गया। तो इस तरह से संगठन से जुड़ते हुए और मैंने पूरे अपने कैरियर में, यानी कि मैंने इस यात्रा में अपनी शादी भी नहीं की इस यात्रा में, क्योंकि काम बड़ा है, विज़न बड़ा है। विज़न बड़ा होने के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो इसलिए मैंने पूरा समय अपना समाज को देने का रखा और पार्टी को देने का रखा। समाज को देने का संकल्प के साथ आप राजनीति में आई। अब एक सवाल बड़ा व्यक्तिगत करना चाहूँगा आपसे कि आप भाटी परिवार से की जड़ों से जुड़े रहे, यानी कि जब शंकर सिंह जी भाटी जिंदा थे तो वो आपको अपनी बेटी की तरह मानते थे और उन्होंने आपको जो समाज के अंदर विभिन्न क्षेत्र थे उनकी जिम्मेदारियां अति विश्वास के साथ दे रखी थी और आप उन्हें पूरा भी करती थी। तो ये कह सकता हूँ कि आपकी सियासत का बीज जो पड़ा वो उस परिवार से पड़ा। उसके बाद में ललित भाटी ने आपको टिकट दिया, उसके बाद में फिर हेमंत भाटी जी आए। अब आप जब हेमंत भाटी जी के राज के अंदर आ चुकी हैं और हेमंत भाटी ही फिर से एक दावेदार सशक्त होने जा रहे हैं और हो सकता है कि टिकट पिछली बार उनको मिला, इस बार भी उनको मिल जाए, तो ऐसे में आपकी दावेदारी उस परिवार के विद्रोह के रूप में लोगे आप या किस तरीके से लेना चाहेंगे? देखिए, मेरी न तो परिवार से लड़ाई है, न मेरी किसी उससे लड़ाई है। मेरी तो अपनी खुद की जिम्मेदारी, और मैंने इतने वर्ष काम किया है, इस आधार पे मैं अपना दावा पेश कर रही हूँ और मेरा किसी से वो नहीं है। ये लोकतंत्र में हर आदमी को अपना आवेदन करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है और मैं भी उसी के तहत अपनी बात कह रही हूँ। अगर पार्टी हेमंत भाटी को टिकट देती है तो मैं अपने तय दिल से, पूरे मन से उनके साथ लगकर उनको जीतने के लिए कोशिश करूंगी। और हेमंत आपको टिकट देती है तो हेमंत भाटी कितना सहयोग करेंगे आपको? बिल्कुल, वो मेरे साथ तन मन धन से सहयोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हेमंत भाई साहब का ऐसा नहीं है, वो पूरी तरह से मेरे साथ रहेंगे पार्टी के। ठीक है, अच्छी बात है।
तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अजमेर उत्तर से इलेक्शन, अजमेर दक्षिण से इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं, तो अजमेर दक्षिण के अंदर ऐसा क्या माहौल है, ऐसी मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं, उनकी राजनीतिक स्थितियां कैसी हैं, ऐसा क्या परिदृश्य है जिसकी वजह से आप उनके खिलाफ इतनी बढ़िया जो 200 विधानसभा सीटों में से सर्वश्रेष्ठ विधायिका अनीता बघेल के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ने के लिए उतरना चाहती हैं? आप क्या सच्चाई उस क्षेत्र के बारे में कहना चाहेंगी? देखिए, अनीता बघेल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अनीता बघेल को 20 साल हो गए आज एमएलए बने हुए जी, और उस बीच में एक बार मंत्री भी बनी हो जी। आज तक उन्होंने जनता के लिए ऐसा क्या किया, अजमेर के लिए ऐसा क्या किया? रोड, सड़क, नाली, ये तो दायित्व है, ये तो बनाते ही रहते हैं सब लोग, ये तो नगर निगम क्योंकि ही ये बना नगर निगम बनाती है, पार्षद ही बना देते हैं, ये तो छोटे मोटे काम है। मैं 20 साल में मैंने तो ऐसा कोई बड़ा काम या बड़ा विजन उनका देखा नहीं कि उन्होंने नगर निगम के जैसा ही काम किया। अजमेर को ऐसा कोई, आप देखिए दक्षिण विधानसभा में केवल नाले ही नाले हैं, तो उन नालों को भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। आपने देखा अभी जो बारिश आई, सबके घरों में 5-5 फीट पानी था। ऐसी जनता क्या उम्मीद लगाती है कि हम किसी विधायक को चुने और वो हमारे घरों में 5-5 फीट पानी भर जाए? ऐसी क्यों योजना नहीं बनाई उन्होंने? एक टर्म में नहीं बनाई, दूसरे टर्म में बनानी चाहिए थी, दूसरे टर्म में नहीं बनाई। जब वो मंत्री थी तब तो उनके हाथ में था सब कुछ, तब बनानी चाहिए थी योजना। उन्होंने तो बल्कि क्या किया कि जो नाले 8-8 फीट के नाले होते थे उनको 4-4 फीट के नाले कर दिए। पानी तो अपनी क्षमता पूरी लेगा, नाले आपने छोटे कर दिए तो उसकी गहराई ज़्यादा करनी चाहिए थी, कुछ तो रखना चाहिए था। विजन लेकर उन्होंने काम नहीं किया, केवल एक जनता की भावनाओं से खेला और वो जनता की भावनाओं के खेलने के आधार पर आज जनता त्राय कर रही है। जनता चाहती है कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि आना चाहिए जो उनकी आवाज़ सुने, उनकी आवाज़ बने। तो मैं अपने आप को ऐसा मानती हूँ कि जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करूँगी। अजमेर दक्षिण का प्रभाव अजमेर उत्तर पर हमेशा पड़ता रहा है। दोनों विधायक, दोनों तरफ से विधायक भाजपा के हैं, इधर से देवनानी जी हैं, उधर से वो हैं। जब आना सागर का पानी निकलता है तो देवनानी जी के विधानसभा क्षेत्र में होता है, और जब वो बहकर पहुंचकर बाढ़ बनता है, घरों में घुसता है, तो वो अजमेर दक्षिण विधानसभा में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर न तो देवनानी जी का कोई तालमेल मुझे नजर आया, ना अनीता जी के बारे में तो आप बता रही हैं कि उन्होंने 10-8 फुट के नालों को 5 फुट का बना दिया। ऐसे में आप मूलभूत सुविधाओं के लिए जो त्रस्त हो चुका है, तो उसमें और भी जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो उस क्षेत्र में तो वो आगे बढ़ी है। नहीं, ऐसा आप ही देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा है, ऐसा क्या किया उन्होंने? अभी आपको बता दूं, हमारे जो दक्षिण विधानसभा में ऐसी कौन सी स्कूल को इन्होंने रेज करवाई है अभी की, जबकि सीएम ने योजना बनाई कि जो 12वीं क्लास में बच्चे, जहाँ 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, 700 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको कॉलेज बनाया जा सकता। अजमेर में गुलाबबाड़ी राजाकोटी एक स्कूल है, उसका मैं प्रस्ताव देके आई हूँ अभी। मेरे को जब पता लगा कि इन्होंने प्रस्ताव ही नहीं बना के भेजा, एमएलए साहब ने भी नहीं बना के भेजा, तो मेरे को अभी खेलो इंडिया वाला जो कार्यक्रम था, राजीव गांधी खेल वाला कार्यक्रम में उद्घाटन में जब मुझे बुलाया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने यहाँ 500-600 लड़कियां पढ़ती है, चूंकि यहाँ से कॉलेज भी दूर है और यहाँ ऐसी परिस्थितियां हैं कि कई बच्चे कॉलेज जा नहीं सकती है, तो आपने ऐसा क्यों प्रस्ताव नहीं बना के भेजा सीएम साहब को जिससे ये कॉलेज बनाया जा सकता, जिससे लड़कियों की पढ़ाई की स्थिति और सुधारी जा सकती? तो उन्होंने कहा मैडम ऐसा कोई हमारे को कहा भी नहीं और हमने ऐसा प्रस्ताव, क्योंकि एमएलए साहब के यहाँ से भी ऐसी नहीं आई हमारे पास। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए, यहाँ से प्रस्ताव बनाइए और उस प्रस्ताव की कॉपी मुझे दीजिए, मैं सीएम साहब के बाद भेजूंगी और ये कहूंगी कि आप जो योजना बना रहे हो, जो कॉलेज की योजना बनाई है, इस स्कूल को भी, क्योंकि बिल्डिंग भी है, जगह भी है, सब कुछ है, स्टूडेंट भी है, तो हम क्यों ना बनाएं? तो ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम मेरे को तो लगता नहीं है। अब उनके हिसाब से लगता वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने क्षेत्र में इस तरह का काम किया। एक धोलाबट्टा में इन्होंने हॉस्पिटल के लिए जमीन मांगी थी, जब मैं पार्षद थी 2015 में, हमने इस बात को लेकर कि भाई चलो कोई धोलाबट्टा में यहाँ पर कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, हमने जमीन अलॉटमेंट करवाई नगर निगम से, उस के ऊपर आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि एमएलए खुद है तब भी कोई काम नहीं किया, मंत्री थी तब भी कोई काम नहीं किया। चाहते तो वहाँ एक, क्योंकि अस्पताल के लिए भी फंड दे रहे सीएम साहब, तो जबरदस्त फंड दे रहे, इन्होंने कोशिश ही नहीं की, कोई एक प्रस्ताव ही नहीं भेजा। और 132 की लाइन, केवी लाइन जारी है, जिसमें SC/ST के लोग परेशान हो रहे हैं, उनके घरों के ऊपर से इतनी हाई पावर की बिजली जा रही है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी कोई मुद्दा नहीं उठाया। उसके लिए भी मैंने अभी मंत्री जी को प्रस्ताव बना के भेजा है और उसको मैंने कहा है कि भाई इस गरीब जनता को ये इतने करोड़ों रुपए पैसे शिफ्टिंग चार्ज नहीं भर सकती है, तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि उसको शिफ्ट किया जाए, वो भी प्रोसेस में काम है। और इन्होंने आपके चैनल के माध्यम से ही इन्होंने बताया था पुलिया वाला,
मामला, हाँ, दो पुलिया वाली बताई थी, उसके ऊपर भी इन्होंने वर्क नहीं किया अभी तक। उसका भी जब मुझे पता लगा, आप नहीं हो तो आप पता कर सकते हो, आप अपने PWD डिपार्टमेंट में जाके पता कर सकते हो। उनका लेटर मेरे पास आया और मैंने वो जो कंसल्टेंट कंपनी है जी वहाँ पर अहमदाबाद में, उनसे बात की। मैंने कहा भाई आपको इतने साल हो गए, आपका डिज़ाइन फाइनल नहीं हो रहा, ऐसा क्या किया आपने, डिज़ाइन फाइनल क्यों नहीं किया? कि मैडम कभी रेलवे वाले कहते हैं, कभी PWD वाले कहते हैं और वो डिज़ाइन फाइनल नहीं कर पाते, इस वजह से वो वर्क अटका हुआ है। लेकिन उस पर कोई भी मतलब प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। मैंने उनसे बात की, मैंने PWD से बात की, मैंने रेलवे अधिकारी से बात की। मैंने कहा भाई क्यों ना हम सब एक टेबल पे बैठे। मैंने उन सबको एक टेबल पे बिठाया, रेलवे को भी बिठाया, PWD को बिठाया, मैं खुद वहाँ मौजूद रही और उसमें हमने प्रस्ताव पारित मतलब करवाया कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने के अंदर अंदर इस डिज़ाइन को बनवाना है और बिल्कुल सही चारों मिलके बनाओगे, और ताकि एक ही बार में अब वो डिज़ाइन फाइनल होने वाला है और वो शीघ्र ही वो पुलिया का काम भी चालू होने वाला है। तो चलिए, तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे विधायक का काम जो उनको करना चाहिए था, वो विधायक का काम आप कर रही हैं, जबकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। तो मानना यह है कि जब आप विधायक बन जाएंगी तो आपके क्षेत्र के अंदर विकास होगा, और जो विनाशकारी लीलाएं देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से पानी घरों में जा रहा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हमारा कोई सानी नहीं है, तो उस सारी स्थितियों से निपटने के लिए आपकी योजनाएं होंगी। तो आप अगर ये कहा जाए कि आप चलिए विधायक बन गए, मैं ये मानता हूँ कि आप विधायक बन गए और आप अब सपना देख रहे हैं और पब्लिक भी आपसे उम्मीद कर रही है, तो आपकी प्राथमिकताएं कौन कौन सी होंगी? पहले आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, और किस तरीके से आपके क्षेत्र को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएंगे? देखिए, चूंकि मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, मैंने MA ज्योग्राफी में किया। अजमेर की भौगोलिक स्थिति के बारे में मेरे को पूरा पता है जी। तो अजमेर की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि वो जो नालों की स्थिति है, जो आना सागर की स्थिति है, उसके ऊपर फोकस किया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए, जिससे कि जनता को हम पानी से राहत दिला सके। जो आज जरा सी बारिश होती है उसके बाद लोग डरते हैं कि बारिश नहीं आनी चाहिए, लोग प्रार्थना करते हैं कि बारिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनके घर में पानी भर जाता है। पानी खाना बनाना से लेके हर तरह से आदमी परेशान होता है। आसपास में पानी होता है तो कई समस्याओं का समाधान। बहुत सही कह रही हैं। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि पहले वर्षा यज्ञ हुआ करते थे कि वर्षा के लिए पंडित लोग यज्ञ करते थे, और बंद करने के लिए आप बंद करने के लिए यज्ञ करने लग गए कि बारिश ना हो। या आपने सही कहा। तो एक तो पानी मतलब जो घरों में पानी है, नलों में पानी नहीं है, तो आप नलों में पानी लाएंगे, बिल्कुल, और घरों में पानी निकालेंगे। पहला तो आपका पानी पहला ये है ताकि देखो, जैसे अभी पानी की टंकियां जगह जगह नहीं है, तो उनको भी ऐसे खंड स्तर पे बनाएंगे जिससे पानी की अगर मान लो सप्लाई 72 घंटे 73 घंटे में आती है तो उसको पानी इस टंकी से सप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह से हम उसका प्रस्ताव बनाएंगे। और उसके बाद शिक्षा से भी मैं चूँकि मैंने 12 से BEd कॉलेज भी पढ़ाया, तो एजुकेशन के बारे में भी मुझे पता है कि नीड कितनी आवश्यकता है लोगों की। शिक्षा और स्वास्थ्य पे दो पर ही पैसा सबसे ज़्यादा खर्च होता है और वही गरीब जनता वहन नहीं कर पाती है। तो हम शिक्षा के ऊपर भी ये कोशिश करेंगे कि इस तरह का कुछ लाइब्रेरीज या कुछ इस तरह की हर क्षेत्र में हर खंड वाइज होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अगर दूर से वहाँ पढ़ाई करने नहीं जा सकता, या अभी जगह जगह इस तरह की लाइब्रेरियाँ बन रही है जिनमें पैसे देकर बच्चा पढ़ता है। लेकिन हम गवर्नमेंट से इस तरह की कोई लाइब्रेरियाँ बनाने का प्रस्ताव रखेंगे जिससे वहाँ बच्चा अपनी स्टडी कर सके और अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सके। और इसी तरह से हम ये चाहेंगे कि रोजगार के भी उनको उपलब्ध हो, रोजगार के भी इस तरह के सेंटर खुले जिससे कि बच्चे को ये पता हो कि कहाँ मुझे अपना रोजगार के लिए आवेदन करना है। महिलाओं को भी कुछ घरेलू इस तरह के काम मिले जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को दूर कर सके। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हम लोग मिलकर सरकार से, कुछ NGO से मिलकर को काम करने का प्रावधान करेंगे। द्रौपदी बहन जी, एक बहुत अच्छी बात मेरे को याद आ गया और मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा समुदाय कोई समय हुआ करता था कि बीड़ी उद्योग से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल, है ना, और घर घर के अंदर एक लघु उद्योग चला करता था, लोग बीड़ियाँ बनाते थे और शंकर सिंह बाटी शंकर छाप बीड़ी बेचा करते थे। और एक बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर, ये नहीं कि आप अजमेर, ये एक इतना बड़ा व्यवसाय था कि राजस्थान भर के अंदर बीड़ी का जो व्यवसाय था वो अजमेर से ही शुरू हुआ करता था। तो उसका जो जिस तरीके से विघटन हुआ, तो उसके विकास के लिए क्या आप सोचते हैं? देखिए, अब जो बीड़ी का जो सेठ जी लाए थे, उन्होंने खुद ने बीड़ी बनाई और उन्होंने देखा कि किस तरह से वो होता है, तो उन्होंने विकास के लिए महिलाओं को उससे जोड़ा। और ये बिल्कुल सत्य है कि उससे महिलाओं की स्थिति ठीक हुई, परिवार के बच्चे पढ़ने लगे और लोग
की आर्थिक स्थिति उन्नति ऊपर गई, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ी कलते स्मोक वाले उस पर कानून बनाकर और बीड़ी का धंधे पर भी थोड़ा सा असर पड़ा। और अभी आप देखो बीड़ी का बहुत कम वो हो चुका, कम हो गया है। बिल्कुल कम हो चुका। बीड़ी मतलब बहुत ज़्यादा जो लेबर थी वो कम होती जा रही है, धीरे धीरे बीड़ी बनाने वाले लोग उनको कम करते जा रहे हैं, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा उद्योग नहीं आया। नहीं, दूसरा उद्योग नहीं आया कि क्या बीड़ी का विकल्प तो क्या है? सिगरेट है, सिगरेट तो मिल रही है कोई बाजारों छोटा में। मोटा उद्योग आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। आप क्या सोचते हैं कि उस क्षेत्र में क्या ऐसा उद्योग आ सकते हैं या ला सकते हैं आप? देखिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम महिलाओं से करवा सकते हैं। जैसे कई गुजरात में देखो चूड़ी उद्योग है, साड़ी उद्योग है, महिलाएं घर बैठ के साड़ी में कुछ नग वग लगाने का भी काम करती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर नहीं पड़ता। कुछ इस तरह के उद्योग हम ला सकते हैं जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित भी हो, उनको स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आए और दो पैसे उनके घर में भी कमा सकें। तो आप सोच रहे हैं कि आप जब विधायक हो जाएंगे तो आप इस तरीके का बिल्कुल कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्षेत्र के लिए हाँ, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं होगी तो वहां पर किसी का भी विकास नहीं किया जाता। क्योंकि सड़क और नाली बनाना ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, कुछ लोगों के लिए कुछ काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे सरकार कई ऐसे उद्योगों से जोड़ती है और बड़े बड़े उद्योग लाती है। तो उसमें अगर हम बात करें तो छोटे मोटे उद्योग आ सकते हैं अजमेर में। तो ये हैं द्रौपदी जी, जिन्होंने अपना विज़न एक पढ़े लिखे नेता के रूप में प्रस्तुत किया। किस तरीके से अजमेर दक्षिण विभिन्न परिस्थितियों से लड़ता हुआ और 20 साल में तो कोई तरक्की नहीं कर पाया। अगर द्रौपदी जी विधायक बनती हैं तो उनका उन्होंने विज़न बता दिया कि अगर मेरी दावेदारी ये है कि अगर मैं विधायक बनकर आई तो मैं इस सब्ज कर दूंगी इस एरिया को, क्षेत्र को। और उन्होंने अपने दावों के अंदर बहुत सारी बातें बताई। मुझे ये यकीन है कि द्रौपदी बहन जी का जो आपने प्रपोजल देखा, आपने दावेदारी देखी, वो इतनी मजबूत है कि यदि वो विधायक बन जाती हैं तो आप शुभकामनाएं दीजिए कि वो उनको टिकट मिले, वो विधायक बनकर आएँ। और ये तो कही चुकी हैं कि जो मजबूत और जो धनाढ़ और धनबल से जुड़े हुए नेता हैं, बाहुबल से जुड़े हुए नेता हैं, वो उनके साथ हैं। अगर उनको टिकट मिलती है तो वो उनका साथ देंगे। ये आपने सुन ही लिया है कि तन मन धन से वो साथ देंगे। इंशाल्लाह ईश्वर करे ऐसा हो, तथास्तु ऐसा ही हो कि आपको टिकट मिले और वो साथ दें, या उनको टिकट मिले तो आप साथ दें। ये जनता चुनेगी और हाईकमान चुनेगा। आप आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी दावेदारी प्रस्तुत की। ईश्वर करे आप अगली बार जब मिलें तो यहाँ विधायक के रूप में मिलें और मैं आपका इंटरव्यू करूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल का माध्यम से मैं जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद पेश करना चाहूँगा।